नमस्कार बच्चों, जिला प्रशासन एवं जिला शिक्षा विभाग के इस YouTube चैनल में मैं भूमिका देवांगन आप सभी का स्वागत करती हूँ। जैसा कि हमने पिछले अध्यायों में देखा कि हमारी जो परीक्षा है उसमें जो 2 अंक के प्रश्न पूछे जाने हैं इकाई 1 के बहुपद पाठ से, उस पर हमने चर्चा की। अब हम आगे बढ़ते हैं कि वही इकाई 1 बीजगणित का दूसरा अध्याय एक चर का द्विघात समीकरण, एक अन्य अध्याय, दूसरा अध्याय नहीं, एक अन्य अध्याय, इसमें से भी 2 अंक के प्रश्न पूछे जाने की संभावना बनती है। तो अब हमें इस पाठ में इस एक चर वाले द्विघात समीकरण में हमको उन प्रश्नों को सेलेक्ट करके रखना है जो 2 नंबर में आते हैं, क्योंकि हमको पता है बीजगणित इकाई से 2 प्रश्न आना है। अगर एक प्रश्न बहुपद से आ गया तो हो सकता है दूसरा प्रश्न इस पाठ से भी आ जाए। तो हमको धीरे धीरे से बारीकी से उन छोटे छोटे प्रश्नों को लेके चलना है जो 2 अंक से पूछे जा सकते हैं। तो पूरे पाठ को ना पढ़कर सिर्फ कुछ सेलेक्टेड टॉपिक को लेके चलना है। जैसा कि यहाँ पर एक प्रश्न लिखा है, वर्ग समीकरण x का वर्ग ऋण 4x धन 4 बराबर 0 का विभेदक, मतलब विविध कर हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। विभेदक आप जानते हैं किसको बोलते हैं या आप नहीं जानते हैं तो चलिए मैं बता देती हूँ। विभेदक को हम डी से डिनोट करते हैं और इसका सूत्र होता है b² - 4ac। अब आपको ये लग रहा होगा a d को तो मैंने बताया ना, ये विभेदक है। विभेदक को हम बड़े लेटर d से शो कर रहे हैं। b का वर्ग a और c ये क्या चीज है, तो इसको अब हमको पता करना है दिए हुए प्रश्न से। जब तक आपको विभेदक का सूत्र, ये सूत्र अगर आप लिख देते हैं तो आपको इस प्रश्न में 2 अंक के प्रश्न में 1 नंबर मिल जाते हैं। सूत्र याद होना जरूरी है, पहला इंपॉर्टेंट सूत्र याद होना जरूरी है। दूसरा इंपॉर्टेंट, ये जो अननोन राशि लिखी हुई है b, a और c क्या है उसको हमको फाइंड करना है। और वही जैसा कि मैंने आपको बताया, मान रखना आना चाहिए, जोड़ घटाना गुणा और भाग आना चाहिए। ये 5 चीज अगर आपको आ रही है तो आप किसी भी प्रश्न को बड़ी आसानी से रख सकते हैं। मान रखना इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो मैंने आपको बताने के लिए यहाँ पर शुरुआत की थी कि d बराबर b का वर्ग - 4ac होता है। शुरुआत हमको प्रश्न की यहाँ से नहीं करनी है, प्रश्न की शुरुआत हमको कहाँ से करनी है, चलिए देखते हैं। प्रश्न की शुरुआत दिए हुए प्रश्न से करनी है। क्या दिया हुआ है, वर्ग समीकरण x का वर्ग - 4x + 4 = 0। इसको हमको नाम दे देना है समीकरण नंबर 1। अब हम सभी जानते हैं वर्ग समीकरण का मानक रूप, आपने अपनी कक्षाओं में बिल्कुल ये चीज को पढ़ा होगा, वर्ग समीकरण का मानक रूप। मानक रूप किस रूप में लिखा जाता है, ax का वर्ग धन bx धन c बराबर 0। समीकरण नंबर हो गया 2। ये जो प्रोसेस मैं आपको बता रही हूँ, भले आपको लंबा लग रहा होगा लेकिन ये प्रोसेस इतना अच्छा है कि यहाँ पर आप कोई भी गलती नहीं करोगे। अब देखिए, समीकरण 1 और समीकरण 2 हमारे पास आ चुका है। समीकरण 1 और समीकरण 2 की क्या करना है, हमको तुलना करनी है। तो यहाँ लिख के बताएंगे, समीकरण 1 और समीकरण 2 की तुलना करने पर। तुलना करना गणित में भी एक अन्य इंपॉर्टेंट चीज है, तभी तो वहां से वैल्यू निकलेगी। कैसे तुलना करना है, चलिए देखते हैं। ये लिखा है x का वर्ग, यहाँ पे भी x का वर्ग लिखा है, ठीक है। x के वर्ग के सामने यहाँ कौन लिखा दिख रहा है, a, और यहाँ पर कुछ भी लिखा नहीं दिख रहा है। कुछ भी नहीं लिखा रहता है उसका मतलब होता है यहाँ पर 1, मतलब x का वर्ग एक पद है, उसके सामने की जो वैल्यू है a, इस x के वर्ग के सामने की वैल्यू 1 के बराबर होगी। इस प्रकार से हमको तुलना करना है। a का मान कितना आ गया, 1। यहाँ पर कौन सा पद दिख रहा है, x वाला। यहाँ पर भी कंपेयर करिए, x वाला। अलग अलग लाइन लिखी हूं मैं, समझिए ध्यान से, डिनोट कैसे कर रही हूं मैं। x के सामने क्या लिखा है, b, ठीक है। और ऊपर वाले समीकरण 1 में x के सामने क्या लिखा है, 4। आप सभी सोच रहे होंगे 4, लेकिन ये 4 नहीं लिखा है, 4 के सामने चिन्ह भी लिखा हुआ है, तो हमको चिन्ह को भी लेके चलना है। तो x के सामने यहाँ क्या लिखा है, अब अगली बार से हम 4 नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, ऋण 4। तो b की वैल्यू क्या होगी, ऋण 4, ठीक है। अब धन, ठीक, लास्ट कौन बच गया, c। अब यहाँ पर बिना x वाला अंक कौन सा दिख रहा है, 4। यहाँ पर हम 4 बोल सकते हैं क्योंकि धन को उतना बोलने की आवश्यकता नहीं होती। तो c का मान कितना आ गया, 4। तो उम्मीद करती हूँ आपको यहाँ पे तुलना करना समझ में आया होगा। चलिए एक बार और बता देती हूँ। सबसे पहला पद x के वर्ग वाला है, ये है ना x का वर्ग वाला, इसके सामने
यहाँ पे फिलहाल कुछ नहीं लिखा था। तो हमेशा याद रखिए किसी भी चर के सामने अगर कोई चीज नहीं लिखी है, कोई अंक नहीं लिखा है, तो वहां पर हम उसको 1 मानते हैं। तो x के वर्ग के सामने यहाँ 1 है, इस x के वर्ग के सामने a है, मतलब ये a और ये 1 आपस में कैसे होंगे, बराबर, क्योंकि हमने लिखा है तुलना करना है। तो यहाँ पर a की वैल्यू क्या आ गई, 1। फिर आगे बढ़ते हैं, x वाला पद, दोनों x वाले पद को देख लीजिए। x के सामने b दिख रहा है तो हमको b की वैल्यू फाइंड होनी है। इस x के सामने ऋण 4 दिख रहा है तो b की वैल्यू क्या आ गई, ऋण 4। फिर बिना x वाला पद c दिख रहा है और यहाँ पर जिसमें x नहीं है वो वाला पद दिख रहा है 4, तो c की वैल्यू क्या आ गई, 4। ये 4 लाइन, एक जो प्रश्न में लिखा था, ये हमने लिखा वर्ग समीकरण का मानक रूप। तुलना करने पर हमने किसकी वैल्यू फाइंड कर ली, a, b और c की। अब मैंने आपको थोड़ी देर पहले अभी d का सूत्र बताया था, बस आपको वहां पर अब डी का सूत्र लिखना है। डी का सूत्र क्या होता है, विभेदक पूछा है ना, चलिए लिखते हैं। विभेदक d बराबर b का वर्ग माइनस 4ac। मान रखिए b का मान है ऋण 4 का वर्ग, ऋण 4, a का मान है 1, c का मान है 4। वैल्यू रखिए, ऋण 4 का वर्ग क्या होगा, ऋण ऋण का वर्ग हो गया धन, और 4 का वर्ग हो गया 16, 4 चौक 16, 16 16 आ गया, धन और ऋण होने के कारण कट गया। तो हमारी वैल्यू क्या आ रही है, तो हमारी वैल्यू आ रही है 0। तो इस प्रकार से आपने क्या देखा, विभेदक d का मान हमको क्या प्राप्त हुआ, 0। ये हमारे इस प्रश्न का क्या हुआ, आंसर हुआ। ये आपको समझ में आया कि हमको 2 अंक के प्रश्न में कैसे हल करना है और कैसे वैल्यू प्राप्त करना है। ये हुआ आपका विभेदक ज्ञात करने का मुख्य महत्वपूर्ण 2 नंबर का प्रश्न। अब इसके आगे हम बढ़ते हैं, एक दूसरा प्रश्न इसी पर ही आधारित है, विभेदक पर ही। प्रश्न पढ़ते हैं, वर्ग समीकरण, फिर से वर्ग समीकरण, मतलब ये वर्ग समीकरण पाठ का है। वर्ग समीकरण x का वर्ग ऋण 4x धन 2 बराबर 0। अब प्रश्न पूछ रहा है मूलों की प्रकृति ज्ञात करने का। अब मूलों की प्रकृति, मूल क्या है आपको तो पता है, वर्ग समीकरण है मतलब 2 आंसर आएंगे, जो 2 उत्तर आते हैं वही उसके मूल होते हैं। तो मूलों की प्रकृति आपने हल किया होगा कभी वर्ग समीकरण, तो आपने देखा होगा कभी आपने x की वैल्यू 1 मिला प्राप्त किया होगा, या x की वैल्यू 2/3 प्राप्त किया होगा, या किसी प्रश्न में x का मान 4 आया है तो दूसरे भी x का मान 4 आया होगा, या और क्या आ सकता है, x का मान ऋण 5 आया होगा तो x का मान ऋण 1 आया होगा। मैंने एक उदाहरण लेके समझाया, इसमें आपने क्या देखा, 2 आंसर लाए, दोनों धनात्मक आया, दोनों धनात्मक आया लेकिन दोनों अलग अलग आया, दोनों धनात्मक आया लेकिन दोनों सेम सेम आया, दोनों ऋणात्मक आया और अलग अलग आया। तो इस प्रकार से हम x की 2 वैल्यू फाइंड करते हैं, हर प्रश्न को सॉल्व करते हैं तब। तो हमको मूलों की प्रकृति पर जाना है। मूलों की प्रकृति पर जाने से पहले हम यहाँ पर फिर से निकाल लेते हैं d की वैल्यू, जैसे कि पहले प्रश्न में निकाले थे हम। तो क्या करेंगे, दिया हुआ वर्ग समीकरण फिर से लिख लेते हैं, पूरा वही प्रोसेस जो हमने पहले प्रश्न में किया है। दिया हुआ वर्ग समीकरण x का वर्ग ऋण 4x धन 2 बराबर 0, समीकरण नंबर 1। इसको 2 भागों में बनाते हैं हम। अब उसके बाद वर्ग समीकरण का वर्ग समीकरण का मानक रूप, ax का वर्ग धन bx धन c बराबर 0, समीकरण नंबर 2। फिर क्या लिखेंगे, समीकरण 1 और समीकरण 2 की क्या करने पर, तुलना करने पर। मैं आपको d की वैल्यू निकालती हूँ, उसके बाद मूलों की प्रकृति कैसे ज्ञात करना है उस पर चर्चा करेंगे। पहले d निकाल लेते हैं, चलिए तुलना करते हैं। तुलना करने का क्या तरीका है, x के वर्ग के पदों को देखेंगे, सामने कौन लिखा है a, तो मतलब हमको a की वैल्यू फाइंड करनी है अभी, और इसके सामने कुछ नहीं लिखा है मतलब है 1। अगेन b, x के सामने लिखा है b, इस x के सामने लिखा है फिर से ऋण 4,
देखिए पहले प्रश्न में भी b का मान ऋण 4 आया था, यहाँ पर भी ऋण 4 आया है, a का मान भी 1 आ रहा है, उस पहले प्रश्न में भी 1 आया था। इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा ये वैल्यू सेम होगी। ये जो प्रश्न पूछा जाएगा परीक्षा में, जैसे भी प्रश्न आएंगे उस पर आधारित होता है a, b और c की वैल्यू निकालना। बस हमको निकालने आना चाहिए। अब बच गया जो पद है वो c है तुम्हारा, तो c की वैल्यू कितनी है 2। इस प्रकार से हमने a, b और c की वैल्यू निकाल ली। अब हम यहाँ क्या लिखने वाले हैं, विभेदक का सूत्र। विभेदक का सूत्र होता है d बराबर b का वर्ग ऋण 4ac। मान रखिए b का मान फिर से ऋण 4 का वर्ग 4, a का मान 1, c का मान 2। ऋण 4 ऋण का वर्ग करेंगे तो 2 बार ऋण और ऋण का गुणा किए तो धन आएगा। 4 का वर्ग हो गया आपका 16। यहाँ पर ऋण 4 एकम 4 और 4 दूनी 8। 16 में धन 8 में ऋण, तो आंसर कितना आया हमारा, आंसर आया धन 8। ये किसकी वैल्यू आई, डी की वैल्यू आई। आपने देखा कैसे डी निकल गया। पिछले प्रश्न में भी क्या आया था, 0 आया था, इस प्रश्न में 8 आया है। 8 को हम और क्या बोल सकते हैं, धनात्मक अंक। चलिए अब हमको प्रश्न में क्या पूछा था, विभेदक नहीं, विभेदक नहीं पूछा था, हमारे प्रश्न में पूछा था मूलों की प्रकृति। हमने यहाँ तक सॉल्व कर दिया, 1 नंबर हमारा तय है सूत्र के हिसाब से भी, और हमने डी निकाल लिया। लेकिन जो पूछा है मूलों की प्रकृति, उस पर हमको ध्यान देना है। तो मूलों की प्रकृति पर मैं थोड़ा आपको विस्तृत जानकारी दे रही हूँ। डायरेक्ट एक बार में ये चीज बता दूंगी तो आप अगली बार में कंफ्यूज हो जाएंगे। जैसे कि यहाँ पर 0 आया था पहले प्रश्न में, तो 0 पर क्या मूलों की प्रकृति होगी, धन आया तो धन पे क्या होगी, और ऋण आया तो ऋण पर क्या होगी। तो ये मूलों की प्रकृति 3 भागों में बटी हुई है। एक तो डी का मान 0, एक डी का मान 0 से छोटा, और एक डी का मान 0 से बड़ा। 0 से छोटा में ये आ गई आपकी वैल्यू ऋणात्मक, यहां नहीं लिखूं, चलिए यहां लिखती हूँ ऋणात्मक, यही ठीक है बेटा। यहाँ पर 0 और यहाँ पर वैल्यू आएगी धनात्मक, जैसा कि हमारे प्रश्न में आया है धनात्मक अंक 8। तो जब भी डी का मान 0 से छोटा आएगा मतलब यहाँ पर 8 नहीं आता, कुछ भी अंक होता लेकिन उसमें आता ऋण, क्योंकि ऋणात्मक वैल्यू है। तो ऋणात्मक वैल्यू की स्थिति में मूलों का मान क्या होगा, जो मूल होंगे वो कैसे होंगे, मूल पहला काल्पनिक होगा, और साथ ही साथ ये पहला हुआ, और दूसरी क्या कंडीशन होगी, काल्पनिक के साथ साथ असमान होगी। ये चीजों को आपको याद करना पड़ेगा। डी का मान जब 0 होगा तो यहाँ पर हमारा जो मूल होगा वो कैसा होगा, वास्तविक होगा, और साथ ही साथ कैसा होगा, समान होगा। और जब डी का मान 0 से बड़ा होगा तो यहाँ पर भी मूल वास्तविक होंगे पर असमान होंगे। ये चीजों को आपको याद करना पड़ेगा, जो मैंने यहाँ पर आपको चार्ट बना के दिखाया है मूलों की प्रकृति का। डी का मान 0 होने पर काल्पनिक होंगे मूल और असमान होंगे, और डी का मान 0 से छोटा होने पर मूल काल्पनिक और असमान होंगे। डी का मान अगर 0 आ गया, जैसे कि पहले प्रश्न में हमारा डी का मान 0 आया था, इसका मतलब जब हम उस प्रश्न को हल करने आएंगे तो उस समय जो हमके 2 मूल मिलेंगे, 2 उत्तर आएगा एक्स का मान, वो दोनों वास्तविक होगा, दोनों की वैल्यू समान होगी। अब जैसा कि हमारे पास अभी आंसर आया डी का मान 8 जो है वो 0 से क्या होता है, बड़ा होता है। तो इस स्थिति में इस समीकरण को जब हम मूल के लिए हल करेंगे तो हमारे जो मूल आएंगे वो वास्तविक आएंगे, लेकिन दोनों x की वैल्यू अलग अलग आएगी। तो इन सब चार्ट के हिसाब से अब हमको यहाँ पर जब लिखना है तो हम अब क्या लिखने वाले हैं, इंप्लाइज दैट 8 इज ग्रेटर देन 0। इसका मतलब हमारे पास, या इसको ऐसा लिख सकते हैं, ऐसा लिखते हैं, चलिए d बराबर 8 जो कि 0 से बड़ा है, यानी कि धनात्मक है। अतः मूल क्या होंगे, वास्तविक और असमान होंगी। ये हमारा फाइनली आंसर होगा। इस लाइन को जब आप लिखेंगे तो आपको 2 नंबर पूरा मिलने वाला है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं, हमने 2 प्रकार के प्रश्नों को हल किया। पहला तो डी का मान निकालना सीखा, और डी पर ही बेस्ड हमने आज क्या देखा, अभी मूलों की प्रकृति, जो कि 3 प्रकार की होती है। तो इस प्रकार से बच्चे आप सभी ध्यान दीजिए, निरंतर अभ्यास करिए, तो 100% विभेदक और मूलों पर की प्रकृति पर आधारित जो प्रश्न है उसको आप
आराम से हल कर सकते हैं और 2 अंक प्राप्त कर सकते हैं। निरंतर अभ्यास करते रहिए और इसी के साथ अलविदा बच्चों। थैंक यू।